चलें, ऑल राइट। हमने लास्ट क्लास के अंदर प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स को पढ़ा था, उसके बाद फिर हमने पॉसिबल डायग्राम को पढ़ा था। आज इंशाल्लाह हम ट्री डायग्राम पे फोकस करेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और सवालात के अंदर ट्री डायग्राम वाले सवालात बहुत ज़्यादा कसरत से आते हैं प्रोबेबिलिटी के, लिहाजा हमें समझना भी है ये कैसे बनता है, कैसे फिलअप होता है, और फिर ये कैसे इस्तेमाल होता है फॉर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी। तो इंशाल्लाह हम सब बातें सीखेंगे। सबसे पहले हम पॉइंटर्स देखना शुरू करते हैं। ट्री डायग्राम का पहला पॉइंट है, इट शोज ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो ये काम तो पॉसिबल डायग्राम भी करता था, तमाम पॉसिबल आउटकम्स दिखाता था। ट्री डायग्राम भी ऐसा ही करता है, तमाम पॉसिबल आउटकम्स को दिखाता है। अच्छा, फिर ऑल्सो शोज ऑल द प्रोबेबिलिटीज। ये जो पॉइंट है, ये पॉसिबल डायग्राम में नहीं था। पॉसिबल डायग्राम तमाम पॉसिबल आउटकम दिखाता जरूर था, उसकी प्रोबेबिलिटीज नहीं बताता था, जबकि ट्री डायग्राम हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी भी बताता है। तो ये एक एडिशनल चीज हो गई ट्री डायग्राम में। और फिर पॉइंटर नंबर 3 कह रहा है, इट कैन बी यूज व्हेन टू और मोर डाइस आर रोल्ड, या थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड हैं, या थ्री डाइसेस आर रोल्ड हैं। मतलब तीन दो पॉसिबल डायग्राम तो सिर्फ दो के लिए बनता था ना। दो डाई रोल हो गए, दो डाइसेस को रोल किया, टू डाइस को रोल किया हमने। सही है, डाइस इटसेल्फ प्लूरल है तो डाइसेस लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डाइस काफी है ना। सिर्फ डाइस यहाँ पर काफी है। थ्री डाइस आर रोल, थ्री फेयर डाइस आर रोल। तो थ्री कॉइन्स अगर टॉस हो गए, थ्री डाइस को रोल किया, या तीन स्पिनर्स को स्पिन किया, या तीन से ज्यादा भी, मतलब अगर चार डाइस को रोल किया और मुझे सोचना है, तो ट्री डायग्राम में मैं चार का भी दिखा सकता हूँ। हाँ, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन हो जाएगा। जबकि पॉसिबल डायग्राम की सलाहियत दो डाइस को दिखाने की थी, या दो स्पिनर या दो डाइस, दो से ज्यादा नहीं दिखा सकता था। तो वो सिर्फ तभी बनता था जब दो डाई को रोल, टू डाइस को रोल किया जाए, या दो स्पिनर्स को रोल किया जाए, या एक डाइस है और एक स्पिनर है, या एक डाइस है और एक कॉइन है, कुछ भी हो सकती है पॉसिबिलिटीज। जबकि ट्री डायग्राम जो है उससे ज्यादा सलाहियत रखता है। तो ट्री डायग्राम कैन बी यूज व्हेन टू और मोर डाइस आर रोल्ड। अच्छा, इन अ ट्री डायग्राम वी ड्रॉ ब्रांचेस इनिशियली ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द फर्स्ट कॉइन डाई या एक्सेट्रा। Outcomes are written at the end of the branches and the probabilities are written at the side of the branches. अभी ये चीज हम ट्री डायग्राम बनाएंगे तो हम देखेंगे। और एक और चीज आपको बताई जाती है यहाँ पर, जो अभी अप्लाई करवाऊंगा। जब भी ये लफ्ज एंड आएगा, तो एंड का मतलब होता है प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करें। एंड मींस मल्टीप्लाई, और मींस ऐड। जब भी एंड आएगा इसका मतलब प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करना होगा, और आएगा मतलब प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना होगा। सही है। अब ये बात मैं आपको थोड़ी सी समझाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। तो पहले हम एक बेसिक सा, जैसे कि नोट्स आप लोग जो साथ साथ बना रहे हो सकते हैं वो बेशक बना रहे होंगे, लेकिन वैसे ही सुकून से सुनने जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो लिखने के चक्कर में आपको समझना है। अगर आप लिखना चाहते हैं साथ साथ तो बेशक लिख लें। अगर आप कर सकते हैं सलाहियत कि आप समझ भी जा सकते हैं और लिख भी सकते हैं, लेकिन अगर आपने बाद में नोट्स बनाने, तो आप लोगों ने फीडबैक दिया था कि पहले आप समझा दें सर, हम बाद में नोट्स बना लेंगे, तो इंशाल्लाह नोट्स तो बन जाएंगे। अच्छा, अब एग्जाम्पल क्या है, टू कॉइन्स आर टॉस्ड, ड्रॉ अ ट्री डायग्राम। अब सोचें, दो कॉइन जब टॉस होते हैं, और अगर मुझे कोई कहता है पॉसिबल डायग्राम बनाओ, तो पॉसिबल डायग्राम बनाना तो आसान है मेरे लिए, क्योंकि मैं कॉइन वन में क्या आ सकता है भाई, हेड हेड्स आ सकता है या टेल्स आ सकता है। मैंने लिखा C1, आई कैन इधर गेट अ हेड और अ टेल। फिर हम बात करते हैं C2, कॉइन 2। तो कॉइन 2 पे भी या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो कॉइन 1 में हेड टेल, कॉइन 2 में हेड टेल। तो हमने पहले सारे आउटकम्स लिख लिए। अब मतलब हमने पहले C1 के सारे आउटकम्स लिख लिए, C2 के सारे आउटकम्स लिख लिए। अब पॉसिबल डायग्राम भरने में अगर हम भरेंगे, यहाँ कोई नंबर तो है नहीं कि नंबर्स का एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास चार आउटकम्स हैं। पहले पे हेड और दूसरे पे हेड आएगा, तो ये आउटकम कहलाएगा HH। दूसरा आउटकम कहलाएगा हेड टेल, मतलब पहले पे हेड और दूसरे पे टेल, HT आउटकम कहलाएगा। फिर तीसरा आउटकम है TH, मतलब फर्स्ट में टेल आया और सेकंड में हेड आया। और जो फोर्थ आउटकम है वो TT है, मतलब पहले कॉइन पे भी टेल आया और दूसरे कॉइन पे भी टेल आया। तो यही चार आउटकम मुमकिन है अगर दो कॉइन्स को फेंका जाए। इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड, देन देयर आर ऑल टुगेदर फोर आउटकम्स। कैसे हुआ ये?
पहले कॉइन के दो आउटकम्स, दूसरे कॉइन के दो आउटकम्स आपस में कर दें इनको मल्टीप्लाई। यही आपको सिखाया गया कि अगर आपको पॉसिबल डायग्राम से तमाम आउटकम्स का पता लगाना है तो पहले डाई के आउटकम्स या पहले कॉइन के आउटकम्स लिख लें, दूसरे कॉइन या डाई के आउटकम्स लिख लें, मल्टीप्लाई कर दें। अब लेट सपोज अगर ये एक तरफ डाई होता है एक तरफ कॉइन होता है, मैं लिखता डाइस और यहाँ लिखता कॉइन। कॉइन में हम लिखते हैं हेड टेल, डाइस में हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। तो वन के साथ या तो वन है, वन कॉमा वन के साथ एच आता तो वन हेड, एंड या फिर वन के साथ टेल आता तो यहाँ एक जगह वन और फिर टेल, या फिर 2H और 2T होता। तो कुल मिला के कितने आउटकम बन जाते, दो यहाँ से करते करते 2 आउटकम्स यहाँ से हैं, 6 आउटकम्स यहाँ से हैं, 2 6 12, 2 × 6 = 12। तो जो सिनेरियो भी एग्जामिनर ने दिया है उसके मुताबिक टोटल आउटकम्स हम निकाल लेंगे। अब यहाँ क्योंकि दोनों कॉइन्स हैं तो पहले कॉइन में हेड टेल है और दूसरे कॉइन में भी हेड टेल है, यहाँ से हमारे पास 4 आउटकम्स निकल आते हैं, हेड हेड, हेड टेल हेड और टेल टेल। तो अभी पॉसिबल डायग्राम बाहर बनाना नहीं था, लेकिन मैंने क्योंकि ऊपर आपको डाई के अंदर बना के दिखाया था, कॉइन का बना के नहीं दिखाया, तो मैंने यहाँ बना के दिखा दिया ताकि आपको ये पता चल जाए कि कॉइन के साथ भी अगर पॉसिबल डायग्राम बनाना है तो कैसे बनाना है। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि ये जो सारी बातें लिखी हुई हैं वो क्या है। 2 coins are tossed, ड्रॉ अ ट्री डायग्राम। अब 2 कॉइन्स का पॉसिबल डायग्राम तो बना लिया, अब मैं 2 कॉइन्स का ट्री डायग्राम बनाना चाहता हूँ, राइट। 2 कॉइन से मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि ट्री डायग्राम कैसे बनता है। तो पहली इंस्ट्रक्शन ये कि इन अ ट्री डायग्राम वी ड्रॉ ब्रांचेस इनिशियली ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द फर्स्ट कॉइन, डाई या एक्सेट्रा। पहले कॉइन का पहला जो कॉइन है या जो डाई है उसके जो आउटकम्स है उसकी बेसिस पे हम ब्रांचेस बनाएंगे। तो 2 कॉइन्स आर टॉस, कितने कॉइन्स टॉस हो रहे थे बेटा, 2 कॉइन। पहले कॉइन में कितने आउटकम्स हैं, या तो हेड है या टेल है। तो मैं जब ट्री डायग्राम की शुरुआत करूंगा ना तो मैं दो ब्रांचेस बनाऊंगा, एक ब्रांच के एंड में लिखूंगा हेड, दूसरे ब्रांच के एंड में लिखूंगा टेल। तो ये लिखा हुआ है आउटकम्स आर रिटन एट द एंड ऑफ द ब्रांचेस। पहली ब्रांच के एंड में उसका आउटकम यानी कि हेड, दूसरी ब्रांच के एंड पे उसका आउटकम यानी कि टेल, और फिर लिखा है एंड द प्रोबेबिलिटीज आर रिटन एट द साइड ऑफ द ब्रांचेस। अब बताएं जब पहला डाई हमने फेंका, सॉरी पहला कॉइन फेंका, तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बताएंगे, हमने सीखा था ना, 1/2। वेरी गुड जोया। तो हम साइड पे 1/2 लिख देंगे। चैट पे पार्टिसिपेशन सबने एक्टिव रखनी है, सही है। तो साइड पे 1/2 लिख देंगे, और अगर टेल देखें तो उसमें 1/2 है। तो ये तरतीब होती है ट्री डायग्राम की। पहली पहली जो ब्रांचेस बनाई, दो बनाई, क्यों भाई, क्योंकि पहले कॉइन के दो आउटकम्स, दो आउटकम्स हेड टेल, एंड में हमने आउटकम्स लिखे और साइड पे हमने प्रोबेबिलिटीज लिखी। ये चीज मैं आगे यहाँ पर बनाया हुआ, कॉइन वन, इधर हेड और टेल, हेड के 1/2, टेल के 1/2। अब आगे आए, अब अगर पहला कॉइन हेड है, पहले कॉइन पे हेड आया है, तो दूसरे कॉइन पे क्या आ सकता है, तो अब हेड के आगे भी दो ब्रांचेस खुल खुल जाएंगी, क्योंकि अगर पहले कॉइन में हेड आया है तो दूसरे कॉइन में हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो मैंने फिर वही किया, हेड के बाद दो पॉसिबिलिटीज थी, हेड और टेल। फिर हेड के चांसेस 1/2, टेल का भी 1/2। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि अगर पहले कॉइन पे टेल आया तो दूसरे कॉइन पे हेड या टेल दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो हेड आने के चांसेस है 1/2 और टेल आने के चांसेस भी है 1/2। अच्छा ये भी समझ लें, ये कोई भी दो कंसेक्यूटिव ब्रांचेस होती है ना बराबर बराबर वाली, उनका सम 1 होता है। जैसे मैंने दो ब्रांचेस खोली तो ये दोनों का सम मिला के 1 होना चाहिए। इसी तरह जब एच के बाद मैंने दो ब्रांचेस खोली HT, तो इन दोनों का सम मिला के भी 1 होना चाहिए। इसी तरह टेल के बाद जब मैं ब्रांचेस खोली हेड टेल के, तो यहाँ भी सम मिला के 1/2 का सम 1 होना चाहिए। तो इससे पता चलता है कि लेट सपोज अगर मुझे कोई बता दे कि भाई दो ब्रांचेस में से एक की प्रोबेबिलिटी 5/6 है, बताओ दूसरे की क्या होगी, तो आप 1 से माइनस कर देंगे 5/6 को 1 से माइनस कर देंगे, 1/6 आ जाएगा। कोई आपसे कहता है भाई, कोई आपसे कहता है दो ब्रांचेस है, तीन ब्रांचेस है, चल एक की 1/2 चांसेस है, एक की 1/4 चांसेस, तीसरे के क्या चांसेस है। तो आपको याद होना चाहिए कि जितनी कंसेक्यूटिव ब्रांचेस एक साथ हैं सबको 1 से माइनस करते हैं तो रिमेनिंग की आती है। दो ब्रांचेस का पता है, तीसरे का निकालना है, 1 में से माइनस कर दे, 1/1 - ½
-1/4। हाफ को और 1/4 को 1 से माइनस किया, हमारे पास आंसर आ गया 1/4। लिहाजा मुझे यहां से पता चला कि जो अननोन प्रोबेबिलिटी है ये 1/4 है। सिर्फ क्या करना था, ये पता होना चाहिए था कि कंसेक्यूटिव ब्रांचेस का सम वन हो, कंसेक्यूटिव ब्रांचेस पे जो प्रोबेबिलिटी होती है उनका सम वन होता है, और फिर उसकी बेसिस पर जो अननोन थी वो हमने निकाल ली। भारत यहाँ हम ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं है, यहाँ सिर्फ दो कॉइन्स हैं, तो कॉइन वन हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, आउटकम्स आर रिटन एट द एंड ऑफ द ब्रांचेस। हेड आएगा तो उसके चांसेस है 1/2, 50%, और टेल जो है उसके चांसेस 1/2 है, यानी कि परसेंटेज के लिहाज से 50%, प्रोबेबिलिटी के लिहाज से 1/2। अब अगर यहां से हेड आया तो आगे हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो वही बात है, हेड के बाद हेड आने के चांसेस 50%, और हेड के बाद टेल आने के चांसेस भी 50%, 1/2, 1/2। इसी तरह टेल के बाद हेड आने के चांसेस 1/2, और टेल के बाद टेल के भी चांसेस 1/2। तो ये हमारे पास चार आउटकम्स आ गए, हेड हेड, हेड टेल, दो हो गए, फिर टेल हेड और टेल टेल, ऑल टुगेदर वी हैव फोर आउटकम। सही है। और फिर आगे की रिक्वायरमेंट मैं आपको सिखाऊंगा आपको कैसे सॉल्व करनी है। पहले मुझे यहाँ तक बता दें कि क्या हमें ये समझ आ रहा है कि ये सवाल दे के ट्री डायग्राम कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है। क्या हमें ट्री डायग्राम की बात समझ में आ रही है? अगर हाँ तो क्लियर लिख दे, नहीं तो मुझसे पूछ ले। अच्छा जी, जिन्होंने एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया वो जरा एक्नॉलेजमेंट दे दें प्लीज। सबको चैट पे एक दफा कंफर्मेशन करना जरूरी होता है कि यहाँ तक जो पढ़ाया जा रहा है क्या वो समझ आ गया या नहीं आया। तो प्लीज एक्नॉलेजमेंट सबकी चाहिए, इससे पहले कि मैं नाम लूँ आप लोग खुद ही मैसेज पे टाइप कर दें क्लियर। ओके, ग्रेट। इसी तरह सबकी एक्नॉलेजमेंट आएगी तो हमें पता चलेगा, तो उसकी बेसिस पर ही हम आगे बढ़ेंगे। सही है, ताकि किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। तो अब यहाँ से पता चला कि ट्री डायग्राम बनाने के लिए बात भी समझ आ गई कि इन अ ट्री डायग्राम वी ड्रॉ ब्रांचेस इनिशियली ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द फर्स्ट कॉइन डाई या एक्सेट्रा। कुछ और भी है अगर स्पिनर वगैरह, तो अगर पहला कॉइन है या पहला डाई है उसकी बेसिस पे हमने ब्रांचेस बना ली, और आउटकम्स को हमने एंड पे लिखा है ब्रांचेस के, और प्रोबेबिलिटीज को हमने ब्रांचेस के साइड पे लिखा है। और अगर कोई भी कंसेक्यूटिव ब्रांचेस को ऐड किया जाए तो हमारा सम वन होता है, इसका सम भी वन है, इनका सम किया जाए तो ये भी वन है, इनका सम किया जाए तो ये भी वन है। तो हर जगह से सम आपको वन मिलेगा। सही है। अच्छा, अब हम सवाल देखते हैं किस तरह से सवाल आते हैं। ड्रॉ अ टी डायग्राम, वो हमने कर लिया राइट। अब वो पार्ट नंबर वन में कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम आर हेड्स। प्रोबेबिलिटी निकालो कि दोनों के दोनों हेड्स हैं। अच्छा, पॉसिबल डायग्राम से देखने का तरीका क्या होता है, ये तो हम पॉसिबल डायग्राम से भी देख सकते हैं। कैसे? लेकिन अभी हम ट्री डायग्राम को यूज करना सीख रहे हैं, लिहाजा ट्री डायग्राम से बताऊंगा मैं आपको, लेकिन पॉसिबल डायग्राम से भी साथ साथ बताने दें। भाई पॉसिबल डायग्राम ने बताया टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने, फोर आउटकम्स। और ऐसे कितने आउटकम्स है जिसमें दोनों के दोनों हेड्स हैं? हाँ भाई, चार में से कितने आउटकम्स है जिसमें दोनों के दोनों हेड्स हैं? वेरी गुड, वेरी गुड इंसिया, वेरी गुड जोया, वेरी गुड अब्दुल रहमान, जबरदस्त। एक ही आउटकम है वाहिद, राइट। चार में से एक आउटकम है जिसमें सारे वन है, दोनों एच है, तो दोनों एच की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। दोनों हेड्स के आउटकम्स हैं एक, और टोटल आउटकम्स हैं फोर, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। तो आप डायरेक्ट 1/4 आंसर दे सकते हैं पॉसिबल डायग्राम की मदद से।
लेकिन यूजुअली ऐसा तो नहीं होता ना कि हमने ट्री डायग्राम बनाया होता है तो साथ साथ पॉसिबल डायग्राम भी बनाया हुआ होता है। ट्री डायग्राम से कैसे निकालते हैं ये भी देख लें। अब बोथ हेड्स का मतलब क्या है? बोथ हेड्स का मतलब है फर्स्ट हेड एंड सेकेंड हेड। बोथ हेड्स का मतलब है पहला भी हेड एंड दूसरा भी हेड। बोथ हेड्स का ये मतलब होता है कि पहला भी हेड है और दूसरा भी हेड है, दोनों हेड्स है। तो एंड आ रहा है, हेड एंड हैंड, हेड एंड हेड, पहला हेड एंड सेकेंड हेड। तो ट्री डायग्राम के मुताबिक हेड आया पहले, जब दूसरे कॉइन की बारी आई तो उस पर भी हेड आया। अब ये बात याद रखें, जब ब्रांच ग्रो होती है ना, देखना हेड वाली ब्रांच ग्रो हुई थी ना, दो सब ब्रांचेस निकली थी। तो ये जो ब्रांच का ग्रो होना है ना, किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच का, वो जितना भी आगे जाएगी ब्रांच, जो भी आउटकम्स आएंगे उसकी बेसिस पे मल्टीप्लिकेशन होती रहेगी। जैसे अगर मैं यहाँ आपसे कहूँ कि दोनों हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप बोलेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये कहलाता है एंड, मल्टीप्लाई करना है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। मैंने लिखा है हेड, फर्स्ट हेड एंड सेकंड हेड, पॉसिबल डायग्राम से डायरेक्ट निकाल लिया था, एक आउटकम था चार में से 1/4। बट यहाँ पर क्या करना है, हेड एंड हेड, हेड की और हेड की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना है। एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, जो ऊपर बता भी दिया, एंड मतलब मल्टीप्लाई। तो अब 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 1/4। ये आपका पहला पार्ट हो गया। अच्छा, फिर पार्ट टू में कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट इज हेड एंड द सेकंड इज टेल। अब वो इसने वाजे तौर पे स्पेसिफाई किया है, फर्स्ट इज हेड एंड द सेकंड इज टेल। जब ऑर्डर स्पेसिफाइड होना तो ऑर्डर को फॉलो करते हैं। व्हेन ऑर्डर इज स्पेसिफाइड, क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट हेड एंड सेकंड टेल। तो ये स्पेसिफाइड ऑर्डर है, ऑर्डर स्पेसिफाइड बाय द एग्जामिनर। इसका मतलब ऑर्डर इज स्पेसिफाइड। जब ऑर्डर स्पेसिफाइड हो ना कि पहला हेड है और दूसरा टेल है, तो फिर उसी ऑर्डर में हमें ट्री डायग्राम में जाना है, ऑर्डर को बदलना नहीं है। वो कह रहे हैं फर्स्ट, मैं क्या बात कर रहा हूँ ये अगले पार्ट में आपको ज्यादा क्लैरिटी हासिल होगी, अभी सिर्फ सुने, फिर मैं मौका दूंगा आपको अगर कुछ पूछना होगा तो। दोनों हेड्स है भाई, आपने यहाँ से देख लिया हेड एंड हेड, ब्रांच क्योंकि ग्रो हो रही है, आपने प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 इंटू 1/2। अब वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज हेड एंड द सेकंड इज टेल। ये नहीं कह रहा वन इज हेड एंड वन इज टेल, नहीं, फर्स्ट हेड एंड सेकंड टेल। तो पहले में हेड आना चाहिए, दूसरे में टेल आना चाहिए। तो पहले में हेड 1/2, दूसरे में टेल 1/2, और बीच में एंड आएगा। फर्स्ट कॉइन में हेड एंड सेकंड कॉइन में टेल, और यही ऑर्डर फॉलो होगा जो ऑर्डर स्पेसिफाइड है, फर्स्ट हेड एंड सेकंड टेल। तो इसके मुताबिक 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, फर्स्ट हेड एंड सेकंड टेल। तो आपका आंसर आ गया 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4, लिखा हुआ भी है हेड टेल और टेल हेड, सिंप्लीफाइड टू 1/2, 1/4 प्लस 1/4। यहाँ मैंने दूसरी भी कैलकुलेशन की हुई है, कौन सी, नहीं बल्कि वो कुछ दूसरी क्या की हुई है, सही किया हुआ है। हेड टेल है 1/2, 1/2 टेल हेड है 1/2 इंटू 1/2, और यहाँ आप सबको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2। तो पहले पार्ट का आंसर भी 1/2 है, दूसरे का आंसर भी 1/2 है। नहीं, ये तीसरे पे आ गया हूँ मैं, सॉरी तीसरा करवा रहा हूँ, माय बैड। तो वन वाला है, तो 1/2 आ रहा है। दूसरे का, पहले वाले का 1/4 था, दूसरे का भी 1/4 है। कैसे भाई, पहला हेड दूसरा टेल, पहला हेड दूसरा टेल, हेड एंड टेल, ऑर्डर स्पेसिफाई किया हुआ है। तो हेड का मतलब पहले हेड फिर टेल, यहाँ से हेड की उठाई यहाँ से टेल की उठाई, मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, आंसर आ गया 1/4। तो पार्ट वन में ऑर्डर स्पेसिफाइड था दोनों हेड, तो हेड एंड हेड, ब्रांच ग्रो हो रही है तो एंड मतलब मल्टीप्लाई, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, फर्स्ट हेड एंड सेकंड टेल, यहां से हेड यहां से टेल, ऑर्डर स्पेसिफाई किया हुआ है।
मल्टीप्लाई करना है तो हेड की प्रोबेबिलिटी को टेल की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 1/2 1/2 तीसरा पार्ट, वन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम इज हेड एंड द अदर इज टेल। अब ये बहुत ज्यादा पास सेवन में आता है, वन ऑफ देम इज हेड एंड द अदर इज टेल। अब मैं किसी बच्चे से पूछूं बेटा तुमने कौन से सब्जेक्ट पढ़े, तो बच्चा कहेगा सर आई हैव स्टडीड टू सब्जेक्ट्स, वन आवर आई हैव गिवन फॉर, वन आवर आई हैव गिवन टू मैथमेटिक्स एंड वन आवर आई हैव गिवन टू इंग्लिश। तो अब मैं पूछूंगा ना बेटा पहले मैथ्स पढ़ा फिर इंग्लिश पढ़ा, या पहले इंग्लिश पढ़ा फिर मैथ्स पढ़ा, तो फिर वो मुझे वाजे करेगा। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि अगर कोई स्टेटमेंट से ये क्लैरिटी हासिल नहीं है कि पहले कौन बाद में कौन, तो फिर हम मल्टीपल पॉसिबिलिटीज लेकर ऐड करते, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज लेकर ऐड करते। और ट्री डायग्राम में जब पॉसिबिलिटी बदलती है तो ब्रांच बदल जाती है, एक ही ब्रांच का ग्रो हो रही है तो मल्टीप्लाई करते हैं, बट अगर ब्रांच ही बदल जाए तो फिर हमें प्लस करना पड़ता है। व्हेन द ब्रांच चेंजेस वी हैव टू ऐड। तो यहाँ पार्ट 3 देखते हैं, बात क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम इज हेड एंड द अदर इज टेल। प्रोबेबिलिटी ढूंढो कि उनमें से एक हेड है और एक टेल है। तो अब आपको सोचना पड़ेगा, वन हेड एंड वन टेल, तो इतना वन हेड और वन टेल, आपने कहा क्या करूं? आपने कहा वन हेड और वन टेल का मतलब है एक दो में से एक हेड आया था और एक टेल आई थी। अब पहले कौन से बाद में कौन से आपको नहीं समझ आया, तो आपने कहा मल्टीपल पॉसिबल बना लेता हूँ, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, फर्स्ट हेड एंड सेकंड टेल। एक हेड था ना और एक टेल था, तो आपने कहा या तो पहला हेड था और दूसरा टेल, और या फिर और लिखा है और, अब और आ गया ना, वहां जहां और आया वहां प्लस आ गया, तो 1/2 × 1/2 हेड टेल की पॉसिबिलिटी आ गई। अच्छा एक हेड और एक टेल है, तो अब पहले टेल आई है पहले हेड आया, ये थोड़ी ना पता था मुझे, तो मैंने दूसरा केस बनाया, पहली जगह कॉइन, पहली जगह सॉरी पहली जगह टेल और दूसरी जगह टेल, नहीं एक मिनट क्या कह रहा हूँ, हेड टेल और टेल हेड, हाँ हेड टेल, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 और टेल हेड 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो हाफ इंटू हाफ प्लस हाफ इंटू हाफ, यहाँ से 1/4, यहाँ से 1/4, सिंप्लीफाई करके 1/2। दिस इज द करेक्ट मेथोडोलॉजी। अगर उसने लिखा हुआ है फर्स्ट हेड और सेकंड टेल तो उसी को फॉलो करना है, अगर उसने लिखा हुआ है वन हेड एंड वन टेल, इसका मतलब फिर हमें उसी जुमले को फॉलो करना है जो एग्जामिनर ने कहा है, इसका मतलब कोई एक हेड है और कोई एक टेल। अब कौन सा हेड है कौन सा टेल है मुझे नहीं पता, तो मैंने स्पेसिफाइड था नहीं, तो मैंने लिख दिया भाई कि कोई एक ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट, मतलब स्पेसिफाई कर दिया। अगर ऑर्डर स्पेसिफाइड नहीं है तो आपने ऑर्डर स्पेसिफाई करना है, खुद से लिखना है। तो यहाँ पर ऑर्डर स्पेसिफाइड नहीं था पार्ट 3 में, तो आपने सोचा वन हेड वन टेल मतलब पहला हेड दूसरा टेल या पहला टेल दूसरा हेड। थोड़े से अल्फाज आगे पीछे हो रहे हैं, थोड़ी सी थकावट आज मुझे ज्यादा है क्योंकि आज मेरी पीटीएम भी थी मॉर्निंग में। बहरहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह, लेकिन मुझे बताएं कोई कंफ्यूजन नहीं आता तो मुझे बता दें, कोई मसला आ रहा है तो बता दें। थोड़ी सी मेरे अल्फाज ना आगे पीछे हो रहे हैं क्योंकि एकदम से नींद जो है ना वो गालिब हो रही है आज, थोड़ी सी सुबह से काफी जल्दी से मैं उठा हुआ भी हूँ और पीटीएम में भी काफी थक गया हूँ। मुझे बताएं यहाँ तक मामला सही चल रहा है, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? किसी को यहाँ तक कोई सवाल पूछना है पार्ट 1 2 पार्ट 3 में मुझे बता दें। पहले पार्ट में मैंने कहा दोनों हेड्स हैं तो हेड को हेड से मल्टीप्लाई किया, दूसरे में कहा उसने पहला हेड दूसरा टेल तो हेड की प्रोबेबिलिटी को टेल की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, लिखा था फर्स्ट हेड एंड सेकंड टेल, एंड आ रहा है। और फाइंड द प्रोबेबिलिटी पार्ट 3 में फाइंड द प्रोबेबिलिटी वन ऑफ देम इज हेड एंड द अदर इज टेल, कोई एक हेड है और एक टेल है। तो कोई एक हेड और एक टेल है तो पहले आपने कहा कौन सा वाला हेड है, आपने कहा पहला हेड दूसरी टेल या फिर और, अब जब और आता है तो प्लस होता है, या फिर पहला टेल और दूसरा हेड। तो हेड टेल के लिए आपने 1/2 × 1/2 किया, और दूसरे आउटकम टेल हेड के लिए भी आपने 1/2 × 1/2 किया, और क्योंकि ब्रांच बदली थी तो और आ गया था, और का मतलब होता है प्लस, तो यही काम मैंने किया। या तो हेड टेल और टेल हेड, हेड टेल में पहले हेड की और फिर टेल की मल्टीप्लाई कर दी, और की वजह से हो गया प्लस, और टेल हेड में पहले टेल की और फिर हेड की, 1/4 प्लस 1/4 मिला के 1/2 आ गया। आप बताएं बात समझ आ गई सबको या नहीं आई, कोई मसला है तो पूछ लें। हाँ वो तो अंग्रेजी के अंदर का लफ्ज भी तो है ना, एंड वन ऑफ देम इज हेड एंड द अदर इज टेल। तो इसका मतलब ये है कि एक हेड है और एक टेल है।
तो इसका मतलब जब कोई भी एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो उसमें एंड की एप्लीकेशन होगी और मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने किया ना। अब वन ऑफ देम इज हेड एंड अदर इज टेल है, तो हमने अगर फर्स्ट हेड एंड सेकंड टेल कर दिया तो वहां पर हमने एंड लगाया ना, तो इसीलिए हमने 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, ये वाला आउटकम। अब वो अल्फाज ऐसे थे कि उसमें मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बन रही थी, तो एंड की वजह से मल्टीप्लाई तो हुआ है, हेड टेल में भी मल्टीप्लीकेशन हुई है और टेल हेड में भी हुई है। लेकिन क्योंकि वन हेड और वन टेल काफी नहीं है, और पॉसिबिलिटीज भी एग्जिस्ट करती हैं कि पहला हेड दूसरा टेल या पहली टेल दूसरा हेड। मैंने कहा ना, अगर पार्ट 2 होता फर्स्ट हेड एंड सेकंड टेल तो स्पेसिफाइड है ऑर्डर, लेकिन पार्ट नंबर 3 में वन हेड और वन टेल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं पता कि पहला हेड है या पहली टेल है। तो इसलिए पहले हेड के साथ हमने सोच लिया हेड टेल, और फिर हमने टेल के साथ सोच लिया टेल हेड। तो 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2, आंसर आ गया 1/4 प्लस 1/4 सिंप्लीफाइड टू 1/2। जी जनाब, यहाँ तक बात समझ आ रही है, क्लिक कर रही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? सर चौथा वाला समझा दें। हाँ, चौथा वाला समझा रहा हूँ, अभी बिल्कुल समझा रहा हूँ, समझा ही नहीं। पार्ट 4 में कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज हेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज हेड। अब एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है? तो एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ये मैंने लिखा हुआ भी, एटलीस्ट वन हेड का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू वन हेड। पहले तो ये समझने अल्फाज, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज हेड का मतलब है कि कम से कम एक हेड था, तो ग्रेटर देन इक्वल टू वन हेड हो गया। अब आपने कहा भाई ग्रेटर देन इक्वल टू वन हेड का क्या मतलब है, एक हेड या एक से ज्यादा? एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। सवाल, अगर एक है तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, और अगर एक से ज्यादा हेड्स है तो एक से ज्यादा मैक्सिमम कितने हेड्स हो सकते हैं? क्योंकि दो ही कॉइन्स की बात हो रही है तो दो ही हो सकते हैं। तीन कॉइन्स की बात होती है तो पता है क्या करते? भाई एटलीस्ट वन हेड का मतलब है या तो एक हेड के साथ या दो हेड के साथ या तीन हेड के साथ, अगर तीन कॉइन्स होते तो। लेकिन यहाँ क्योंकि हैं ही दो, दो कॉइन, लिहाजा ग्रेटर देन इक्वल टू वन का मतलब हो सकता है या तो एक हेड या दो हेड्स। या तो वन हेड हो सकता है, तो वन हेड के केस में वन टेल होगी, या फिर टू हेड्स हो सकता है, टू हेड्स के केस में दो टेल्स होंगी। तो यही मैंने काम किया। नहीं, ये मैंने कुछ किया है, हाँ, वन हेड वन टेल नहीं, मैं बताता हूँ, कुछ और लिख दिया मैंने। ग्रेटर देन इक्वल टू वन हेड का मतलब है या तो एक हेड होगा या दो हेड्स होंगे, टेल का नहीं बताया। अब अगर हेड एक होगा तो फिर बाकी एक टेल होगी, अगर दो हेड्स होंगे तो इसका मतलब फिर उस केस में कोई भी टेल नहीं होगी, क्योंकि कुल तो दो ही कॉइन्स है ना। दोनों कॉइन्स में या तो यहाँ से एक, यहाँ से एक हेड और एक टेल, या फिर ये भी कर सकते हैं कि दो हेड और जीरो टेल। तो इसलिए मैंने कहा भाई वन एटलीस्ट, वन हेड, एटलीस्ट वन हेड का मतलब है वन हेड वाली पॉसिबिलिटी और दो हेड वाली पॉसिबिलिटी। अब वन हेड वाली पॉसिबिलिटी हमने पार्ट नंबर 3 के अंदर ऑलरेडी कर ली थी, पार्ट 3 में हमने वन हेड वाली पॉसिबिलिटी कर ली थी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें पहले से पता है। एच टी और टी एच को प्लस करेंगे, तो अगर अलग अलग प्लस नहीं किया जाता तो ये भी देखा जा सकता है कि यार देखो, हेड टेल और टेल हेड है। अब देखो ना, हेड टेल के अंदर आप ब्रांच से देखो, हेड टेल तो 1/2 इंटू 1/2, और टेल हेड अगर देखें, यहाँ से 1/2, यहाँ से 1/2, तो ये तो हमने ऑलरेडी पार्ट नंबर 3 में किया भाई, ये इसका आंसर आया था 1/2, तो मैंने डायरेक्ट कॉपी कर दिया, नहीं किया कॉपी क्या, इसी वजह से कॉपी नहीं किया होगा। बहरहाल एक हेड और एक टेल, एक हेड और एक टेल, या फिर पहला हेड और पहले टेल, या पहला टेल और पहला हेड। और अगर दो हेड वाली पॉसिबिलिटी देखता हूँ, दोनों हेड हेड हेड। अब ये तीन पॉसिबिलिटीज हो गई,
तीनों को वन बाय वन निकालना होगा और ऐड करना होगा। जितनी पॉसिबिलिटीज होंगी और की वैसे ऐड होंगी। अब आप देखें हेड टेल वाली पॉसिबिलिटी क्या है। यहाँ से हेड आया, यहाँ से टेल आया, 1/2 × 1/2। और हेड हेड की क्या है, हेड टेल हेड की क्या है, यहाँ से टेल और यहाँ से हेड। 1/2 × 1/2 × 100। और फाइनली दो हेड्स की पॉसिबिलिटी क्या है, दो हेड्स की पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ से भी हेड, यहाँ से भी हेड। तो 1/2 × 1/2। तो इसका मतलब हेड टेल हो, टेल हेड हो, या हेड हेड हो, हर दफा जो है हमने ये पिक कर लिया कि हर दफा हमारा आंसर 1/2 × 1/2 आ रहा है। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। अगर दिस सेम सिनेरियो इज रिपीटेड 3 टाइम, देखो इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा आंसर आ जाएगा 3/4। सही है जी। यहाँ तक मुझे बता दें किसी पार्ट में मसला है तो पार्ट नंबर 4 का एक, पार्ट नंबर 4 ही कर रहे थे ना हम? हाँ। एटलीस्ट वन ऑफ देम हेड जो है उसमें मौजूद है। अब मुझे यहाँ तक एक्नॉलेज करने बात समझ आ रही है। और फिर हमने ये देखें, यहाँ पर हमें पता है कि हमें ऐड करना था ना, तो हेड टेल प्लस हेड हेड वाली पॉसिबिलिटी प्लस टेल हेड वाली, तीनों को ऐड करना था। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई बाय 3 करके ये बताया है कि देखो मल्टीप्लिकेशन जो है एडिशन का ही दूसरा नाम है। आपको पता है ना कि 5 को अगर आपको 10 दफा ऐड करना है तो 5 + 5 + 5 10 दफा नहीं लिखेंगे, बल्कि 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 50। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ देखता तो मेरा आंसर 1/2 × 1/2 एक दफा, प्लस 1/2 × 1/2 दूसरी दफा, प्लस 1/2 × 1/2 तीसरी दफा। तो ये 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ये हमारा आंसर आया था 3/। अब ये कितनी मुश्किल से आता, और अभी हमने क्या किया कि रादर देन राइटिंग 1/2 × 1/2 अगेन एंड अगेन, हमने एक दफा लिख लिया और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसीलिए ये मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन का ही दूसरा नाम होती है। बॉटम लाइन ये है कि अगर हम ब्रांच को ग्रो कर रहे हैं तो एंड की वजह से मल्टीप्लाई होगा, और अगर ब्रांचेस चेंज हो रही हैं मल्टीपल पॉसिबिलिटीज की वजह से तो और की वजह से प्लस करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ मैंने पार्ट नंबर 4 में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जिक्र भी किया है। अब ये भी थोड़ा सा सुन लें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस, डायरेक्ट मेथड में और इनडायरेक्ट मेथड में क्या डिफरेंस, ये भी थोड़ा सा समझ लें। डायरेक्ट मेथड ये है कि बेटा एग्जामिनर जब कोई चीज मांगता है तो डायरेक्टली उसको देते हैं, मतलब डायरेक्ट निकालते हैं, मतलब जो मांगा है जिन अल्फाजों में मांगा है उसी अल्फाज में निकालते हैं। और इनडायरेक्ट में ये होता है कि जो मांगा जाता है वो तो डायरेक्ट नहीं देते, बल्कि उसका ऑपोजिट काम करते हैं, और जो आंसर आता है उसको 1 से माइनस करते हैं। मैं मिसाल देता हूँ आपको। क्लास में 50 बच्चे हैं, टीचर ने एक आसान सा टेस्ट दिया और टीचर को उम्मीद थी कि तकरीबन बच्चे पास हो जाएंगे।
अब टीचर ये क्लास के अंदर पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करके, टीचर का असिस्टेंट है वो क्लास में गया, उसने असिस्ट पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब टीचर को ये मार्क्स अपने नोट डाउन करने, किस बच्चे के कितने मार्क्स आए, उसके हिसाब से उसको जज करना है कि पास होगा, कौन पास है कौन फेल है। तो अगर टीचर ने किसी स्टूडेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि बेटा बताओ, अगर टीचर ने स्टूडेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि बेटा बताओ कितने बच्चे पास हुए, तो क्या करेगा वो बच्चा? दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वो बच्चा कहेगा मिस ने पास होने वाले बच्चों की तादाद पूछी है, तो 50 बच्चों को बोलेगा बेटा जो जो पास हुआ है रेज योर हैंड प्लीज, whosoever has passed the examination please raise your hand। तो एक डायरेक्ट अप्रोच ये है कि जो एग्जामिनर ने मांगा है उसी की इताअत गुजारी करते हुए पास वालों की तादाद निकाली जाए। तो 40 बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया, वो बैठा हुआ काउंटिंग कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 40 तक काउंट कर रहा है, लंबी कर रहा है बहुत। तो डायरेक्ट अप्रोच लंबी हो गई। इनडायरेक्ट क्या, टीचर ने कहा पास वालों की तादाद पता, तो बच्चे ने एक काम किया, बच्चे ने कहा अच्छा बच्चों कौन कौन फेल हुआ है। मिस थोड़ी सी टेंशन में आएगी, यार मैंने इसको बोला पास वालों की निकालो, ये फेल वाले निकाल। अच्छा स्मार्ट था, उसने कहा यार अगर फेल 10 लोग हुए हैं तो एक काम करता हूँ उन 10 के नाम जान लेता हूँ ना, कि जो फेल हुए हैं, तो बाकी रिमेनिंग जितने होंगे वो पास हो गए। तो इस हिसाब से उसने जब बोला कि बेटा जो जो फेल हुए हाथ उठाओ, तो उस केस में 10 बच्चे ऐसे थे जो फेल हो गए। और दोनों अ, मतलब 50 बच्चे हैं, उसमें से पास कितने हुए थे? 40। तो बच्चे ने 40 बच्चों के हाथ काउंटिंग की, लंबा हो गया। और दूसरा ऑप्शन क्या था कि उसने फेल होने वालों की तादाद जमा कर ली। फेल 10 बच्चों ने हाथ खड़ा किया, 10 बच्चों की हाथ काउंटिंग की, उसने कहा अच्छा 50 में से 10 फेल हुए तो पास कितने हुए होंगे? 40। 50 - 10, 40। तो एक तरीका ये था कि पास होने वालों का हाथ उठवाया जाता जो टीचर ने कहा था डायरेक्ट अप्रोच के मुताबिक, और 40 के हाथ काउंट करता। और शॉर्टकट अप्रोच ये थी कि भाई बच्चे को पता है कि ज्यादातर बच्चे पास हुए, फेल होने वाले कम ही होंगे, तो कहने लगा सवाल ही बदल दिया, बताओ फेल कौन हुए? 10 बच्चों ने हाथ खड़ा किया हम फेल हुए, तो उसने कहा अच्छा 40 में से 10 फेल वाले हैं, तो बाकी 30 पास वाले हो गए। तो ये जो दूसरी वाली अप्रोच है ना, जिसमें हमने 50 यानी कि टोटल में से 11 को माइनस किया है, ये अप्रोच डायरेक्ट इनडायरेक्ट अप्रोच कहलाती है। तो डायरेक्ट का मतलब है जो चीज एग्जामिनर ने मांगी है, वॉट एवर द एग्जामिनर हैज आस्क्ड गिव दैट टू द एग्जामिनर। और इनडायरेक्ट अप्रोच ये है कि वॉट एवर द एग्जामिनर हैज आस्क्ड डू नॉट गिव दैट, रादर गिव इट्स ऑपोजिट। जो मांगा है वो नहीं देना, उसके अलावा ऑपोजिट देना है। तो यहाँ भी यही तरीका हो सकता है। अभी जो एग्जांपल दिया उसमें हमने टोटल से यानी कि 50 से माइनस किया था, बट प्रोबेबिलिटी में टोटल की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। तो याद रखें इनडायरेक्ट अप्रोच के मुताबिक हम इनडायरेक्ट अप्रोच के मुताबिक प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, और उसके बाद जो भी आंसर आएगा 1 से माइनस कर दो, सिंपल सा उसूल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी एंड देन सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 1। तो यहाँ उसने कहा था पार्ट नंबर 4 में फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए। एग्जामिनर कह रहा है भाई कम से कम एक हेड होना चाहिए। हमने कहा नहीं भाई एक भी हेड नहीं लेंगे, हमने पूरी सख्त नाफरमानी की। एग्जामिनर की प्रॉपर ओपोज करना है, एग्जामिनर के ऑपोजिट जाना है। तो एग्जामिनर कह रहा है कि एक ना एक हेड होना चाहिए, हमने कहा नहीं भाई कोई हेड नहीं होगा, कोई हेड नहीं होगा। तो जब चार ब्रांचेस हैं, एच एच, हेड हेड का एक आउटकम है, हेड टेल का दूसरा है, टेल हेड का तीसरा है, और टेल टेल का चौथा है। अब इसमें से कौन सा आउटकम है जो उसने नहीं मांगा? उसने तो बोला है कम से कम एक हेड होना चाहिए, कम से कम एक हेड होना चाहिए, कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो मैंने कहा मेरे पास तो कोई हेड नहीं है, मतलब कोई हेड ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ, 1 से माइनस कर दूंगा। तो बताए कोई भी हेड नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? कोई भी हेड नहीं है इसका मतलब दोनों के दोनों टेल है। तो टेल और टेल, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, 1/4 आ गया। दोनों टेल्स की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। और फिर 1 से हमने माइनस कर दिया। तो लेट सपोज पहला भी टी है, दूसरा भी टी है, टी इंटू टी कितना हो गया? 1/2 इंटू 1/2, 1/4 हो गया। तो ये जो है इनडायरेक्ट अप्रोच कहलाती है कि पहले आप वो निकालो जो एग्जामिनर नहीं मांगा,
और टोटल से माइनस कर दो। एग्जाम में बोला था कि कम से कम एक हेड होना चाहिए, मैंने कहा एक भी हेड नहीं, ऑपोजिट ऑपोजिट काम किया। तो एक भी हेड नहीं है, इसका मतलब दोनों टेल्स है, जिससे चांसेस 1/2 1/2। और मुझे जो निकालना था वो तो उसका निकालना था जिन्होंने, जिसमें एक ना एक हेड है। तो 1 से मैं इस आंसर को माइनस कर दूंगा, 3/4 आ जाएगा। समझ आ रही है बात? कुछ पल्ले पड़ रही है नहीं पड़ी, मुझे बताएं जरा, एक्नॉलेज करें। ये पूरा एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया? ये पूरा एग्जाम्पल का बताएं, पूरा एग्जाम्पल क्लियर हो गया, चारों पार्ट्स, डायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच का मेथोडोलॉजी भी पता चल गई, क्या आप समझाने की कोशिश हो रही है? अच्छा, अब ये देखें, कॉइन के हवाले से था, अब इसी तरह हम ट्री डायग्राम बनाते हैं। डाइ अलग एग्जांपल देखते हैं, जिस तरह के सवाल पास में हमें नजर आते हैं। अब इसमें एक चीज आपको विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट भी देना है, वो कोई मुश्किल नहीं है। तो पहला एग्जांपल यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, बैक, इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले, ऊपर वाले का, ऊपर वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लें जिन्होंने नहीं लिया, ताकि नोट्स बनाने में आपको मुश्किल ना हो। अच्छा, अब ट्री डायग्राम वाला सवाल देखते हैं। अब बैग कंटेन 7 रेड एंड 3 ब्लू बॉल्स। अब ट्री डायग्राम का आपको पता है फायदा क्या है? पॉसिबल डायग्राम में क्या होता है कि मैं रेड 7 दफा लिखना पड़ता मुझे, रेड 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 रेड, फिर 3 दफा ब्लू लिखना पड़ता, फिर दूसरी बॉल के लिए भी इसी तरह करना पड़ता। जबकि यहाँ पर क्या है, ट्री डायग्राम में ये फायदा होता है कि ट्री डायग्राम में क्योंकि हम प्रोबेबिलिटीज लेते हैं ना, तो हम डायरेक्ट दे सकते हैं कि भाई रेड 7 है ना, तो हमने 2 ब्रांचेस बनानी है खाली, एक रेड की और एक ब्लू की। अली चूजेस 2 बॉल्स रैंडम फ्रॉम द बैग विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? विथ रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है पता है? बॉल निकाली, उसका कलर देखा, वापस रख, बॉल निकाली, देखा, वापस रख, ये है विथ रिप्लेसमेंट। बॉल निकाली, कलर देखा, वापस रख, ये कहलाती है विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है? कि विथ रिप्लेसमेंट के अंदर हम बॉल उठा के वापस रख देते हैं, और विदाउट रिप्लेसमेंट में हम बॉल उठा के वापस नहीं रखते बल्कि साइड पे कर देते। विथ रिप्लेसमेंट में जो विथ रिप्लेसमेंट में जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है वो चेंज नहीं होती है, प्रोबेबिलिटी भी कांस्टेंट रहती है। जबकि विदाउट रिप्लेसमेंट में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स भी चेंज हो जाती हैं और प्रोबेबिलिटी भी चेंज हो जाती है। इसीलिए विथ रिप्लेसमेंट को हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। इसकी वजह यह है कि अगर एक बॉल निकालते हैं तो दूसरी निकालने का ताल्लुक पहली वाली से है ही नहीं। पहले रेड निकाली हो या ब्लू निकाली हो, दूसरी वाली में रेड और ब्लू की प्रोबेबिलिटी वही रहेगी जो पहली दफा थी, चेंज ही नहीं होगी। विथ रिप्लेसमेंट में प्रोबेबिलिटीज रिमेन सेम। तो दूसरी दफा बॉल का निकालना पहली दफा बॉल के निकालने पे डिपेंडेंट नहीं है, दूसरी दफा बॉल का निकालना पहली दफा बॉल निकालने पे डिपेंडेंट नहीं है। तो बैग कंटेन 7 रेड एंड 3 ब्लू बॉल्स। Ali chooses 2 balls at random from the bag with replacement. Draw a tree diagram to represent all possible outcomes. तो सबसे पहले मैंने पहली पहली बॉल निकाली, तो रेड के चांसेस क्या थे भाई? 7/10। ब्लू 3 थी तो 3/10। तो 2 ब्रांचेस बनाई, एंड में उसके आउटकम्स लिखे रेड और ब्लू, और साइड पे उसकी प्रोबेबिलिटी लिखी।
अच्छा बॉल्स तो दो निकाली थी, तो पहली रेड निकालने के बाद दूसरी जब बॉल निकालने लगा, तो दूसरी बॉल या तो रेड हो सकती थी या ब्लू हो सकती थी। तो रेड के आगे भी दो ब्रांचेस हो गई। फिर ब्लू निकालने के बाद जब वो आगे गया तो फिर रेड या ब्लू हो सकती थी। अच्छा रेड निकालने के बाद रेड निकाली, रेड निकालने के बाद रेड या ब्लू में से कुछ भी निकाली, प्रोबेबिलिटी सेम रही, 7/10 3/10। जो रेड की पहले थी 7/10 अभी भी वही, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट में एक बॉल उठाई, 10 बॉल्स थी, एक उठाई 9 हो गई, फिर वापस बैग में रख दी तो फिर 10 है। और रेड के बाद रेड उठाई तो रेड 7 थी, एक निकालने के बाद रेड 6 हो गई थी, लेकिन जब वापस रख दी तो बैग के अंदर फिर 7 रेड है। तो विथ रिप्लेसमेंट का मतलब होता है इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब अगली दफा निकालने का ताल्लुक पहली दफा से है ही नहीं, पहली दफा क्या निकाला है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वापस रख दिया उसको निकाल। तो रेड के बाद रेड या रेड के बाद ब्लू, रेड के बाद रेड निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 7/10 ही है, और रेड के बाद ब्लू की भी 3/10 ही। इसी तरह ब्लू के बाद रेड निकालेंगे तो भी 7/10, ब्लू के बाद ब्लू निकालेंगे तो भी 3/10। विथ रिप्लेसमेंट की वजह से रेड के बाद रेड ब्लू निकाला जाए या ब्लू के बाद ब्लू रेड ब्लू निकाला जाए, प्रोबेबिलिटीज में कोई चेंज नहीं आएगा, और ये वही प्रोबेबिलिटीज होंगी जो पहली दफा पहली दफा बॉल निकालने की थी। पहली दफा रेड ब्लू के चांसेस 7/10 3/10 थे, तो दूसरी दफा भी रेड के बाद है, चाहे चाहे ब्लू के बाद हो, रेड के भी 7/10 ब्लू के भी 3/10। और यहाँ भी रेड के 7/10 ब्लू के 3/10, ये कहलाता है विद रिप्लेस। तो ट्री डायग्राम बनाना मेन है, ट्री डायग्राम बन गया उसके बाद तो कोई मसला है ही नहीं। फिर ये बात कर रहे हैं फाइंड द बॉडी दैट आउट ऑफ टू बॉल्स वन इज ब्लू एंड द अदर इज रेड। मैंने कहा था पहले साल में भी बताया था, हर तकरीबन आपको ये वन और अदर का कहानी देखने मिलती है। अगर लिखा होता फर्स्ट इज ब्लू एंड सेकंड इज रेड तो ऑर्डर स्पेसिफाइड है। फर्स्ट इज ब्लू एंड अदर इज रेड भी लिखा होता तो आप समझ जाते पहला वाला ब्लू है भाई, फिर आप ब्लू रेड वाली पॉसिबिलिटी लेते। बट यहाँ लिखा हुआ है वन इज ब्लू एंड द अदर इज रेड, भाई कौन सी वाली ब्लू कौन सी वाली रेड, ये नहीं बताया कि पहली वाली ब्लू है फिर दूसरी रेड है या पहली रेड है दूसरी ब्लू, बताया ही नहीं, बोला एक ब्लू है एक रेड है। तो जब आपको सवाल पढ़ के क्लैरिटी ना आए ना तो इसका मतलब मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बनेंगी। तो वन इज ब्लू वन इज रेड का मतलब एक ब्लू एक रेड है, तो मैंने कहा पहली ब्लू दूसरी रेड, या फिर पहली रेड दूसरी ब्लू, दो पॉसिबिलिटीज हो गई। और इन दोनों पॉसिबिलिटीज का आंसर भी सेम ही आएगा, करके देख लें। रेड ब्लू करेंगे, नहीं ब्लू रेड करेंगे तो 3/10 × 7/10। और अगर रेड ब्लू करेंगे तो 7/10 × 3/10। अब देखें 7/10 पहले और फिर 3/10 मल्टीप्लाई करें, या 3/10 पहले फिर 7/10 मल्टीप्लाई करें, आंसर तो आपका यही आना है। लिहाजा एक आंसर निकालने के बाद दूसरी दफा भी निकाल के ऐड कर सकता था, लेकिन मैंने क्या किया कि एक आंसर निकालने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक आंसर निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि सेम ही आंसर बन रहा था, सेम पॉसिबिलिटी बन रही थी। 3/10 × 7/10 करें या 7/10 × 3/10 करें, × 3/10 एक ही बात है, खाली बस आगे पीछे हुए फ्रैक्शन, बाकी आंसर सेम आएगा। तो वन ब्लू एंड वन रेड की जब बात कर रहा है तो ऑर्डर स्पेसिफाइड नहीं है, लिहाजा मैंने बदल दिया, ब्लू रेड अलग रेड ब्लू अलग, एक निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जबकि पार्ट सी में कह रहे हैं फर्स्ट इज रेड एंड सेकंड ब्लू इज ब्लू, तो ये ऑर्डर स्पेसिफाई कर दी, फर्स्ट इज रेड सेकंड इज ब्लू। तो रेड और ब्लू जब स्पेसिफाई हो जाए तो रेड पहले 7/10, ब्लू बाद में 3/10। तो यहाँ क्योंकि ऑर्डर स्पेसिफाइड है आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है, यही मेरा आंसर होगा, 7/10 मल्टीप्लाई बाय 3/10, दैट्स इट, 21/100। तो अगर वन एंड अदर लिखा हुआ है तो फिर हम मल्टीपल पॉसिबिलिटी देखेंगे, और अगर फर्स्ट एंड सेकंड लिखा हुआ है तो फिर ऑर्डर स्पेसिफाइड होगा, उसके बेसिस पे आंसर देंगे, एक ही आंसर आएगा। और पार्ट डी में कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर। दोनों बॉल्स का कलर सेम, कलर सेम का मतलब हर बच्चा बच्चा कहेगा पहला भी रेड दूसरा भी रेड, या फिर पहला ब्लू दूसरा ब्लू, दो पॉसिबिलिटी बनेगी, ऐड कर दें। सेम कलर है ये नहीं बताया कौन सा है, बोथ ऑफ देम आर रेड बोलता ना तो रेड रेड वाली लेते, बोथ ऑफ देम आर ब्लू बोलता तो ब्लू ब्लू वाले लेते। अब वो कह रहे हैं या सेम कलर है, अब ये नहीं बताया कौन सा है, तो मैं खुद सोच रहा हूँ भाई दोनों के दोनों रेड है या दोनों के दोनों ब्लू है। अगर दोनों के दोनों रेड है तो मल्टीप्लाई करें रेड को रेड से, 7/10 × 7/10। दोनों ब्लू है तो ब्लू को ब्लू से मल्टीप्लाई करें, 3/10 × 3/10, दोनों निकालें, दोनों को ऐड करें, और आंसर आ जाएगा 58/100, सिंप्लीफाई हो रहा था 29/50। ये आपका ट्री डायग्राम का एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट इवेंट्स के साथ हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले और मुझे बताएं बात यहाँ तक समझ आ रही है, किसी का कोई सवाल यहाँ तक है तो बता दे, क्योंकि अगला सवाल यही है
बस उसमें खाली विथ रिप्लेसमेंट की जगह विदाउट लिखा हुआ है। एक्सप्लेनेशन को मैं मुकम्मल कर दूंगा ताकि आप 5 पेपर्स के सवालात कर सके। 5 पेपर्स की जितनी रिकॉर्डिंग है अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। तो आप सवालात करने के बाद 5 पेपर्स की रिकॉर्डिंग से भी इंशाल्लाह फायदा उठा सकते हैं। फिर टॉपिक को आपको मुकम्मल करना होगा थर्सडे की क्लास तक इंशाल्लाह। चीज स्पीड को बढ़ाएं। अक्टूबर हमारा एंड हो रहा है इंशाल्लाह, और अभी हमारे पास सिलेबस है बहुत सारा, चीजें करनी है, हो जाएंगी इंशाल्लाह। बस आपको मैं पेस, जिस पेस से लेकर चल रहा हूँ आप करते रहे। जी बेटा, एक्नॉलेजमेंट सब दे दें। हंसा, अब्दुल रहमान, नवार, रिदा। रिदा आप लेट आई हैं, आपको टाइम पे आना चाहिए था। आप रिकॉर्डिंग देख के अपने आप को फैसिलिटेट करके कर लीजिएगा कंफर्म। वलीद आप भी बताएं, मसला हल हो रहा है? मसला तो नहीं है, सब समझ आ रहा है या नहीं? जी सर, आ रहे हैं सर। सब समझते रहे, और लेक्चर नंबर 1 देखेंगे पहले, उसके बाद लेक्चर 2 पे आएंगे तो सही, ज्यादा अच्छा समझ आएगा। सही है। ओके सर। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, इस पेज में यही है, बस स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे तो वीडियो रिकॉर्डिंग में भी सब आ जाता है, लेकिन स्क्रीनशॉट लेके रखने में ये है कि क्लास के फौरन बाद भी आप नोट्स बना सकते हैं। अच्छा, फिर अगला सवाल जो है वो है, अच्छा यहाँ पर एक बात और बता दूं, अगर एग्जामिनर साइलेंट है और बच्चे, एग्जामिनर ने विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं लिखा तो क्या करूंगा? ये समझ लें कि अगर एग्जामिनर खामोश है कि भाई 2 बॉल्स बैग से निकाली और ये नहीं लिखा विद रिप्लेसमेंट, तो कॉमन सेंस कहती है कि भाई 2 बॉल्स निकाली तो पहली के बाद टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कम हो जाएंगी, इसका मतलब उसने रिप्लेस नहीं लिखी। विथ रिप्लेसमेंट लिखने पर एग्जामिनर बाउंड है। लेकिन अगर खामोशी है, विदाउट लिखा हुआ है तो विदाउट है, और खामोशी है तो भी विदाउट है। और अगर विथ रिप्लेसमेंट करवाना चाहता है तो लिखेगा, विथ नहीं लिखा इसका मतलब विदाउट होगा। तो यही लिखा हुआ है कि अगर एग्जामिनर साइलेंट है और अली ने 2 बॉल्स निकाली हैं तो इट्स विदाउट रिप्लेसमेंट। खाली इतना लिखा होता, अली चूजेस 2 बॉल्स एट रैंडम फ्रॉम द बैग। 2 बॉल्स अली ने बैग से निकाली हैं, ये नहीं लिखा होता विथ या विदाउट, तो अंडरस्टूड है वो विदाउट होता। और विदाउट का मतलब ये है कि आपका, आपकी प्रोबेबिलिटीज चेंज होंगी, ऐसे ऊपर जैसे सेम थी वैसी नहीं रहेंगी। However, in case of without replacement, examiner will definitely specify it. He is bound to specify. अच्छा, विद रिप्लेसमेंट मैंने समझा तो दिया था, अंग्रेजी में लिखा हुआ है। विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? वंस अ बॉल इज चोजन वी कीप इट बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस सो दैट द टोटल नंबर ऑफ बॉल इन द बैग रिमेन सेम। प्रोबेबिलिटी आल्सो रिमेन सेम एंड दिस प्रोबेबिलिटी इज इंडिपेंडेंट। विद रिप्लेसमेंट की बात मैंने बता दी थी कि बॉल निकाली, निकाल के वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे रख दी ताकि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स बैग में कम ना हो, उतनी ही रहे जितनी थी। इसी वजह से प्रोबेबिलिटी सेम रहती है, और ये जो प्रोबेबिलिटी होती है इसको इंडिपेंडेंट कहा जाता है। अब ट्री डायग्राम बनाना सीख लेंगे, बाकी पार्ट्स तो ए बी सी डी पार्ट्स वही है, एक ई पार्ट थोड़ा यूनिक है, वो मैं आपके सामने रख दूंगा। अब बैग कंटेन 7 रेड एंड 3 ब्लू। 7 रेड है 3 ब्लू है, आपने ट्री डायग्राम बनाया। अली चूजेस 2 बॉल्स एट रैंडम फ्रॉम द बैग विदाउट रिप्लेसमेंट, ये ना भी लिखा होता तो सिर्फ इतना लिखा होता, अली चूजेस 2 बॉल्स एट रैंडम फ्रॉम द बैग, तो भी विदाउट रिप्लेसमेंट ही होता। लेकिन बहरहाल यहाँ मैंने लिख दिया। अब ट्री डायग्राम में क्या फर्क पड़ेगा ये देखें। ड्रॉ ट्री डायग्राम टू रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल आउटकम। सोचें आप, आपने कहा पहली पहली जब बॉल उठाई तो रेड हो सकती थी या ब्लू हो सकती थी? रेड के चांसेस 7/10, क्योंकि 7 रेड थी 10 में से, 7 + 3 10 होता है। तो रेड हो गई 7/10, ब्लू हो गई 3/10, पहले में कोई मसला नहीं। अब दूसरे में या तीसरे में फर्क पड़ेगा, या तो दो ही है, 3 भी होती तो फिर मजीद कमी आती। अब सोचे रेड निकालने के, बैग में 7 रेड पड़ी थी और 3 ब्लू पड़ी थी, एक रेड निकाल ली। अब बैग में कितनी रेड बची होंगी? 6 रेड और 3 ब्लू। तो रेड निकाल ली तो अब टोटल बॉल्स कितनी बची? 10 के बजाय 9 हो गई, पहले 10 थी अब 9 हो गई। अच्छा, अगर रेड के बाद में ब्लू निकालूंगा तो ब्लू की तादाद तो अभी भी 3 है, क्योंकि निकाली रेड है, तो 3/9 हो जाएगा। जबकि अगर रेड के बाद रेड ही निकालूंगा तो रेड में भी कमी आएगी और टोटल में भी कमी आएगी। आई रिपीट, अगर 7/10 रेड की प्रोबेबिलिटी है और फिर उसके बाद सेकंड बॉल निकाल रहा हूं तो एक बॉल की कमी आ गई, बैग में एक बॉल की कमी आ गई, तो टोटल भी कम हो गया, और वो एक बॉल जो थी वो रेड कलर की थी तो रेड में भी कमी आ गई। तो रेड के बाद अगर मैं रेड निकालता हूँ तो रेड अब 7 नहीं होंगी, रेड 6 हो गई होंगी। रेड एक कम हो गई होगी, -1, और टोटल भी 10 नहीं होंगी बल्कि -1 से एक कम हो गई होगी। अच्छा, लेकिन अगर मैं रेड के बाद ब्लू निकालता हूं तो ब्लू जितनी थी ना उतनी ही रहेंगी, क्योंकि पहली बॉल जो निकाली वो रेड है, अब तक ब्लू निकली नहीं है। जब अब तक ब्लू निकली है तो ब्लू 3 ही है, जबकि टोटल 10 के बजाय 9 हो चुकी होंगी।
तो टोटल में बहरहाल कमी आई है, लेकिन न्यूमरेटर में रेड में कमी आई है। रेड के बाद क्योंकि निकाली है तो रेड में कमी आई है, लेकिन रेड के बाद ब्लू निकाली तो ब्लू में कोई कमी नहीं आई। 7/10 या 6/9 या 3/9। अच्छा, ब्लू के बाद जब मैं रेड निकालने जाऊंगा तो टोटल में तो 10 से कमी आ गई, 9 हो गया। लेकिन क्योंकि ब्लू पहले निकाली थी, रेड को टच नहीं किया था, तो जब मैं दूसरी दफा बॉल निकालने गया और इस दफा रेड निकालनी है तो रेड की तादाद अभी भी 7 ही है, क्योंकि बैग में अब तक ब्लू निकाली है, रेड निकाली नहीं। तो रेड 7 की 7 ही रहेंगी, लेकिन टोटल चेंज होकर 9 हो चुका होगा, 7/9। और अगर ब्लू के बाद में ब्लू निकालूंगा तो टोटल में तो कमी आई आई, लेकिन क्योंकि पहली बॉल ब्लू निकाली थी तो अब एक ब्लू भी 3 की बजाय 2 रह गई होंगी। तो अब ब्लू की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/9। तो ब्लू के बाद ब्लू निकाला तो ब्लू भी कम हुए, टोटल भी कम हुआ। ब्लू के बाद रेड निकाला तो टोटल तो कम हुआ, लेकिन रेड कम नहीं हुई। रेड के बाद रेड निकाला तो टोटल में भी कमी आई, रेड में भी कमी आई। रेड के बाद ब्लू निकाला तो रेड में तो कमी आई, रेड के बाद ब्लू निकाला तो टोटल में तो कमी आई, बट रेड में ब्लू में कोई कमी नहीं आई। तो ये अलग अलग कलर है, तो फिर इसका मतलब अ, उस स्पेसिफिक कलर में कमी नहीं आएगी, जो अब हम निकालने जा रहे हैं दूसरी दफा में। मुझे बताएं, क्या ये आपको समझ आया ट्री डायग्राम कैसे बनाए, इसको कंफर्म करें, क्योंकि यहाँ तक समझ में आ जाएगा तो फिर मसला नहीं है इंशाल्लाह। सर बाकी ये सर, जब हाँ हाँ। सर डिनोमिनेटर में पहले 10 था तो बाद में 9 क्यों? क्योंकि अब बॉल्स कम हो गई ना, विदाउट रिप्लेसमेंट। बैग बैग में बॉल्स थी, 7 रेड थी, 3 ब्लू थी ना। अब मैंने एक बॉल निकाल ली, सही है, एक बॉल निकाली जिसके चांसेस 7/10 थे। अब जब बैग से दोबारा बॉल निकालने लगा तो उसमें 6 रेड पड़ी होंगी और 3 ब्लू पड़ी होंगी। तो अब बॉल्स कितनी हो गई टोटल? पहले 10 9। थी, अब 9 हो गई। तो प्रोबेबिलिटी तो चेंज होगी ना, नंबर ऑफ बॉल्स चेंज हो गई तो प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। अब मैं तो बोलूँ, अब नए डाटा के हिसाब से बताओ रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? तुम बोलोगे 6/9। पहले तुम बता रहे थे 7/10, क्योंकि टोटल 10 थी और रेड 7 थी। अब रेड के बाद जब मैं वापस गया तो मेरे बैग में एक रेड निकल चुकी है, तो टोटल में भी कमी आ चुकी है और रेड में भी। तो रेड बची है 6 और टोटल बची है 9, तो 6/9। हाँ वालिद, बात समझ आ रही है? जी सर। फिर बाकी रिक्वायरमेंट्स वही हैं। 1 ब्लू एंड 1 रेड है, क्यों स्पेसिफाइड नहीं है, 1 एंड अदर लिखा हुआ है, तो ब्लू रेड, रेड ब्लू दोनों लेंगे। एक निकाल के 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अलग अलग निकाल के ऐड भी कर सकते हैं। तो अगर रेड ब्लू रेड निकाल रहे हैं तो ब्लू रेड के 3/10 इंटू 7/9, और रेड ब्लू निकालने जाते हैं तो 7/10 इंटू 3/9। लेकिन आप देखें, 3/10 टू 7/9 लिखे या 7/10 टू 3/9 लिखे, आंसर दोनों जगह से सेम आएगा। कैसे? डिनोमिनेटर में 10 और 9 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर 10 और 9 है। न्यूमरेटर में 7 और 3 है, यहाँ भी 7 और 3 है। इसका मतलब वैल्यू के लिहाज से दोनों सेम ही है, तो एक आउटकम निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हर दफा ऐसा नहीं होता, लेकिन जहां जहां ऐसा होता है ये प्रैक्टिस से पता चल जाएगा कहाँ ऐसा हो सकता है। अभी हमने जो एग्जाम्पल दिया उसमें ऐसा हो रहा है। कभी आपको अलग अलग निकाल के ऐड भी करना पड़ेगा। 3/10 इंटू 7/9, और यानी कि प्लस 7/10 इंटू 3/9। लेकिन यहाँ पर लिखता अलग अलग तो खाली वर्किंग बढ़ती, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्ट सी में उसने कहा पहला रेड दूसरा ब्लू, तो उसी को ऑर्डर को फॉलो किया, आंसर निकाली। पार्ट डी में कहा था बोथ आर ऑफ द सेम कलर, तो वो भी मुझे पता है, दोनों रेड हो सकती हैं या दोनों ब्लू हो सकती हैं। तो रेड रेड या फिर ब्लू ब्लू। ट्री डायग्राम बनने के बाद तो खाली प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करना है बस। अच्छा, पार्ट ई डिफरेंट है, जो कि पहले नहीं था। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज ब्लू। सेकंड बॉल इज ब्लू। दो बॉल निकालने हैं, कितनी निकालने हैं? 2। लेकिन एग्जामिनर खाली सेकंड की बात कर रहा है, सेकंड की बात कर रहा है भाई, सेकंड ब्लू है। तो एग्जामिनर जब कोई अधूरी बात करे, पूरी बात ना करे, जैसे यहां पर कहा था 1 ब्लू एंड अदर रेड, कौन सी ब्लू है ये तो बता दे अल्लाह के बंदे। पहली ब्लू है ये दूसरी ब्लू है, नहीं बताया उसने। 1 ब्लू एंड 1 रेड, तो फिर मैं अपनी तरफ से सारी पॉसिबिलिटी दूंगा। अच्छा भाई, एक ब्लू है तो पहली वाली ब्लू, अगली रेड, या पहली रेड दूसरी ब्लू। जब वो खामोश है या उसने कुछ अधूरी बात की है तो फिर मैं मल्टीपल पॉसिबिलिटीज निकाल लेता हूँ। तो यहाँ वो कह रहे हैं सेकंड बॉल ब्लू है। अब सवाल आया, अरे भाई ये तो बता देते एग्जामिनर भैया, पहली बॉल क्या है? चलो आप बोल रहे हो दूसरी ब्लू है, सेकंड वाली तो ब्लू है, पहली वाली क्या है? एग्जामिनर ने सवाल में नहीं लिखा। आपने कहा यार एक काम करता हूँ, पहली रेड के साथ दूसरी ब्लू लेकर देखता हूँ, एक दफा पहली ब्लू के साथ दूसरी ब्लू लेकर देखता हूँ, पॉसिबिलिटी आपने बना ली। मैंने यही लिखा हुआ है कि ब्लू तो सेकंड ब्लू तो लॉक हो चुका है, पहली वाली का कुछ पता नहीं है, खामोशी है। जब खामोशी है तो एक दफा रेड ले लिया, एक दफा ब्लू ले लिया। सेकंड की बात की है, सेकंड बॉल ब्लू है, पहली की है अल्लाह के बंदे, पहली का नहीं बताया।
नहीं बताया, खामोशी है, मतलब मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। तो रेड के बाद ब्लू या ब्लू के बाद ब्लू, तो ये वाला हमने खुद से देख लिया। क्योंकि सेकंड की बात की थी वो लॉक हो गया, पहला नहीं बताया था वो हमने खुद से देख लिया। तो रेड के 7/10, ब्लू के 3/9। बाकी तो ट्री डायग्राम से ना, रेड और ब्लू, और ब्लू ब्लू के अंदर 3/10 × 2/9। बस केसेस बनाने थे, वो समझना था कि अगर सेकंड की बात हुई है तो पहला वाला केस होगा, तो पहले जाओ एक दफा रेड और एक दफा ब्लू। तो रेड ब्लू एंड ब्लू ब्लू दो पॉसिबिलिटीज बन गई, दोनों को निकाला, ऐड किया, आंसर आ गया। तो पार्ट ई वॉज डिफरेंट, जिसमें इसने खाली बात ही एक बॉल की थी। बोल चुका है ना 2 बॉल्स निकालनी है, तो निकालनी तो दो ही है, लेकिन स्पेसिफाई खाली कलर सेकंड वाली का किया हुआ है। तो पहली वाली का खुद से सोच के मल्टीपल केसेस बना लिए। ये आपका एग्जाम्पल जो है वो आखिरी भी हो गया, और ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मुकम्मल भी हो गई। ट्री डायग्राम बनाना मेन होता है, उसके बाद आंसर निकालना मुश्किल नहीं है। हाँ, रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन जैसे समझनी पड़ती है, जैसे कि मैंने आपको सिखाया। तो मुझे बताएं यहाँ तक बात समझ आ गई सबकी, किसी को कोई डाउट तो नहीं है एग्जाम्पल का? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, नमाज का भी टाइम हो रहा है, कुछ पूछना है तो बता दें, वरना फिर इसकी रिकॉर्डिंग भी अपलोड हो जाएगी, और 5 पेपर के सवाल जो इसके 5 पेपर के शुरू के सवाल होंगे, 5 पेपर की फाइल होगी, वो भी अपलोड कर दूंगा। ओ लेवल्स की भी, IGCSE की भी इंशाल्लाह। मुझे बताएं यहाँ तक सबको क्लियर है? एक्नॉलेजमेंट दे दें, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सवालात ट्राई कीजिएगा, सवालात के रिकॉर्डिंग की, लेक्चर्स की अपलोडिंग भी इंशाल्लाह कर दूंगा। सवालात के उसके बावजूद भी मसले मसाइल, सारे सवाल करने का टारगेट रखें थर्सडे तक इंशाल्लाह। फिर भी कोई मसले मसाइल होगा तो थर्सडे वाली क्लास में आपके मसले मसाइल प्रोटी के लूंगा इंशाल्लाह, जो मसले बोलोगे करवा दूंगा। सही है, चलें यहाँ तक प्रोटी की एक्सप्लेनेशन मुकम्मल हो गई। नोट्स पहले अच्छी से बना लें, जितने भी स्क्रीनशॉट्स लिए 5 पेजेस के स्क्रीनशॉट थे, नोट्स अच्छे से बना ले। और नोट्स बनाने के बाद उसके बाद फिर पास पे शुरू कर दें, डिले मत कीजिएगा, विद इन 24 आवर्स काम शुरू कीजिएगा, ताकि चीजें याद रहें। बायोलॉजिकल फैक्ट है वो याद रहता है आपको कि विद इन 24 आवर्स रिकैप करने पे 80% रिटेंशन होती है। इसी उम्मीद पे कि इंशाल्लाह आप लोग मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे, मुझे दुआ में याद रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।